जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, FGEI के वाले से कल मैंने वीडियो बनाई थी कि उसकी तैयारी में इंशाल्लाह बाकायदा शुरू करवा रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने रब्ता किया था, जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी वो भी देख लें। उसमें मैंने सारा बताया था कि इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, इसके पास पेपर्स भी देखे हैं और इसका सिलेबस देखा है, कहाँ से चीज़ें किस लेवल की कैसे आती हैं। उसके बाद फिर मैंने इसके नोट्स बनाए हैं और फिर उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया। जो लोग मेरे साथ रजिस्टर्ड हो गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, इंशाल्लाह उनको मैं जितना भी टाइम रह गया पेपर तक बहुत अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। पास पेपर में सॉल्व करवा रहा हूँ, ये सारे देख सकते हैं, आपको भी मिलेंगे। लेकिन जो क्लासेस हैं हमारी या जो नोट्स हैं, लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलेंगे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। उसकी फ़ीस बहुत मामूली फ़ीस रखी है, 1000 मुकम्मल कोर्स की फ़ीस है, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं। आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 034966640006। तो बहरहाल अब मैं आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल की चीज़ें हैं, कहाँ से आती हैं। बाकी मैंने आपको उसका सिलेबस और वो सारा बता दिया था। 5 सब्जेक्ट होते हैं, 20 मार्क्स का एक पोर्शन होता है, 100 नंबर होते हैं, लेकिन MCQs 50 होते हैं। एक MCQ 2 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सही है, तो बहरहाल चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग पास पेपर्स देख के, सिलेबस देख के देखें। ये एक पास पेपर हमारे पास नहीं है, मेरे पास इसके अलावा 2 पास पेपर मजीद हैं, वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा। 2024 के भी है, 25 के भी हैं। सही है, 25 में फरवरी में हुआ था, एक पेपर सुबह हुआ था, एक शाम को हुआ था। उनमें से एक पेपर ये है, फिर एक पेपर और है 25 वाला, और फिर एक 24 वाला है। तो मेरे पास सारे पेपर मौजूद हैं। मैं आपको दूसरे भी करवाऊंगा, उससे मजीद भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो बहरहाल इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं तैयारी करवा रहा हूँ और उसको पास पेपर्स का नहीं पता या उसने सवाल नहीं किए, तो इसका मतलब है वो फिर आपको अच्छे से तैयारी नहीं करवा सकता। अच्छी तैयारी वही करवाएगा जिस बंदे ने पास पेपर पे काम किया होगा और उसके अकॉर्डिंग फिर नोट्स बनाएगा और आपको गाइड करेगा। तो ये बहुत लाजमी ऐसा है पास पेपर। ईटा में भी, SST में अभी मैं सारा यही तरीका लेके चल रहा हूँ। सही है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश है। देखें, एंटोनिम और सिनोनिम तो इंग्लिश का लाजमी हिस्सा है, चाहे वो ईटा है चाहे वो SST है। जहाँ भी इंग्लिश है तो एंटोनिम सिनोनिम उसमें मिलेगा आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलेगा, एक्टिव पैसिव मिलेगा। या आपको आइडिया होगा कि कहाँ कहाँ से चीज़ें जो है वो आई हैं इसमें। एंटोनिम ऑफ इनविंसिबल। सही है, अब देखें ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है नाकाबिले तस्हीर या नाकाबिले शिकस्त। सही है, कोई मतलब एक सुप्रीम ताकत होती है जिसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो इसका एंटोनिम पूछ रहे हैं, उसका उलट पूछ रहे हैं। एंटोनिम जो होता है उलट होता है। सही है, जिसको उर्दू में कहते हैं मुतजाद। तो एंटी से याद रख लिया करें इसको। सिनोनिम जो है उस जैसा होता है, नीचे देखें सिनोनिम भी एक पूछा हुआ है। तो अब एंटोनिम ऑफ इनविंसिबल मैंने आपको बता दिया, नाकाबिले तस्हीर। मान ही आपको पता होना चाहिए, फिर आप कर लेते हैं। आजकल इस सिस्टम में मैं सारी वोकेबलरी करा रहा हूँ हर चैप्टर की। मान ही पता हो जाए उसका, आप एंटोनिम भी आराम से बना लेते हैं, सिनोनिम भी। सही है, यहाँ बनाना नहीं होता, सिर्फ पहचानना होता है। तो अब एंटोनिम पूछा हुआ है तो लाजमी इसमें 3 सिनोनिम होंगे, एक एंटोनिम होगा, वो आपने पहचानना है। तो देखें ये सुप्रीम जो है ये तो उसका सिनोनिम आ गया, मैंने अभी आपको बताया मीनिंग। स्क्वेयर और गार्डेड ये भी एक किस्म के उसके सिनोनिम में जो है वो फाल होते हैं। पीछे जो वल्नरेबल है, वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, तो ये इसका एंटोनिम है। सही है, सिनोनिम ऑफ रिकंसाइल, ये वर्ड थोड़ा इजी है इस वाले से। रिकंसाइल का मतलब होता है मफाहमत करना, मसालहत करना, बातचीत से हल निकालना। सही है, तो इसका जो सिनोनिम है उस जैसा है वो क्या है। अब देखें, रिफ्यूज़ तो उसका उलट है, स्कैटर मुंतशिर करने को कहते हैं, ये भी उसके उलट में ही आ जाता है, अपसेट। इंटीग्रेट जो है इसका ठीक सिनोनिम है। सही है, अच्छा अब टू इमर्ज ऑफ थिन एयर मीन्स, इसका क्या मतलब है। टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, तो इसका जो मतलब होता है इंग्लिश में ये होता है अपीयर सडनली, अचानक नमूदार होना। टू इमर्ज आउट, निकलना, थिन एयर। तो ये इंग्लिश में इस तरह की चीज़ें भी जो हैं आपको पता होनी चाहिए। इट वॉज रेनिंग हेवली यस्टरडे नाइट सो देयर डैश आउट। कल जो है ये अब टेंसेस में आ जाता है कि इट वॉज रेनिंग, कल जो है तेज़ बारिश थी। सो देयर डैश आउट, डिड नॉट गो आउट, डिड नॉट वेंट आउट, वुड नॉट जो है गो या वुड नॉट, इसमें चौथा जो वर्ड है गोन है। सही है, तो इट वाज रेनिंग कल की बात हो रही है तो ज़रा पास्ट है, तो इसमें होगा डिड नॉट गो आउट। सही है, अब देखें इसमें बाकी क्यों नहीं है ये भी देखना ही बहुत लाजमी होता है। डिड नॉट वेंट जो है डिड के साथ और फिर वेंट लग जाता है, ये इसका ठीक आंसर नहीं है। वुड और वुड वाले तो है ही नहीं है इसमें बहरहाल। सही है, तो इसका ठीक आंसर जो है ए है। इफ़ ही डैश हार्ड ही वुड हैव पास्ट एग्जाम, ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं।
जीरो कंडीशनल जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मैंने एसएसटी में भी कराए हैं, ईटा में भी करवाए थे, अभी भी इंशाल्लाह इनकी तैयारी अच्छे से करवाऊंगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, सही है। अब इसमें पूरी डिटेल नहीं बताई जा सकती। इसके साथ जो है इफ ही डैश हार्ड ही वुड हैव पास्ट एग्जाम, वुड हैव आगे लगा हुआ है तो पीछे ये हो जाएगा इफ ही हैड वर्क हार्ड, सही है। तो बहरहाल कहीं हैड बीन भी लगता है, कहीं हैड भी लगता है, कहीं सिंपल वेल भी लगता है, ये सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशनल। तो ये मैंने पूरा एक लेक्चर इस पे अपने एसएसटी की क्लास को भी दिया था। अभी जो है इस टॉपिक को हम अच्छे से करेंगे। द पार्टिसिपेंट डिड नॉट एग्री द डैश एजेंडा प्रेजेंटेड। अब देखें प्रोपोजिशन भी इंग्लिश का लाजमी ऐसा है, ये प्रोपोजिशन आ गया लेकिन है इजी है। पार्टिसिपेंट डिड नॉट एग्री विद द एजेंडा, यानी कि जो शुरका थे वो एजेंडे के साथ इत्तेफाक नहीं रखते थे, सही है, विद द एजेंडा। अच्छा, द डैश वेदर फोर्स्ड अस टू स्टे इनडोर, ये जो है वो अभी जो ईटा की तैयारी हो रही थी, ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं इसमें इसके अंदर ये मौजूद है, सही है। अब देखें जो एफजीआई है ये तो फेडरल है, ये फेडरल की बुक से भी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन इंग्लिश जो है, इंग्लिश यही टॉपिक्स होते हैं जहाँ भी हो, फेडरल में हो या केपीके में हो। अच्छा, बहरहाल इसमें जो है कैसा मौसम था कि वो अंदर ही रहे, नहीं निकल सके, तो सख्त मौसम था। इंक्लीमेंट का वर्ड यहाँ पे यूज होगा, सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बहुत आसान है, ये स्पेलिंग भी एक आध आता है हर पेपर में, ईटा में भी आते रहे। अब देखें अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग डबल पी से होते हैं, इसलिए ये सिंगल पी वाला इसमें नहीं है, सही है, ये क्रॉस हो गया। और इसके अलावा ओ डबल पी, उसके बाद जो है क्या होता है, ओ डबल पी ओ होता है, सही है, तो इसलिए ये ई वाला भी क्रॉस हो गया, ये दोनों सामने। अब इसमें क्या मसला है, ओ डबल पी यू आर और ओ डबल पी ओ आर, तो यू जो है ओ डबल पी यू नहीं होता अपॉर्चुनिटी में, सही है, ओ डबल पी ओ आर टी यू फिर होता है, सही है, तो ये आखिरी वाला इसमें करेक्ट है। बहरहाल इतना मुश्किल नहीं है ये। What type of conjunction is used in the sentence she wanted to go swim but it was raining? अब इसमें पहले कंजंक्शन पहचाने। कंजंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, सही है। मैंने एसएसटी में जब कराया है तो इसको आखिर में रखा था पार्ट ऑफ स्पीच में, क्योंकि इसके साथ आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, क्लाज, फ्रेज, सबका लिंक है इसके साथ, सही है। क्लाजेस में भी ये यूज़ होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में भी यूज़ होता है, सही है। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होता है, जो फैन बॉयज से याद रखते हैं। 7 तरह के कंजंक्शन होते हैं, एफ ए एन बी ओ वाई एस। अब एफ से क्या बनते हैं, एस से, एन से, ये सारी डिटेल लेक्चर मैंने एसएसटी को भी कराया, अभी भी इंशाल्लाह इसकी तैयारी करवाऊंगा। बट जो है ये फैन बॉयज के अंदर ही आता है, बी से बट होते हैं, सही है। जो बी से बेकाज है वो सब ऑर्डिनेट है, वो फैन बॉयज वाले बी में नहीं है, सही है। तो जाहिर बात है बट है कंजंक्शन, तो बट कौन सा है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सही है। तो इसके अलावा सब ऑर्डिनेट क्या है फैन वॉइस के अलावा वाले, और कोरिलेटिव कौन से हैं, सही है। ये 3 इसकी टाइप्स हैं इंपॉर्टेंट, इस पे पूरा डिटेल में मैंने ये तैयारी करवाई थी। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर ही सेड टू मी वेयर वर यू। अब देखें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से भी एक आ गया है, तो वेयर वर यू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे पहले टेंस को देखा करें कौन सा टेंस है, सही है, वर लगा हुआ है, सही है। तो पास्ट कंटिन्यूज किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में, सही है। यानी कि अगर सिंपल पास्ट होता तो वो पास्ट कंटिन्यूज में चेंज हो जाता। जब पास्ट कंटिन्यूज वाला वर्ड लगा हुआ है तो ये फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में चेंज हो जाएगा, यानी कि हैड बीन हो जाएगा, सही है। जो अब हैड बीन तो 3 में लगा हुआ है मसला, अब ये आखिरी वाला तो क्रॉस कर दें, इसमें हैड बीन नहीं है, लेकिन बाकी 3 में है, तो बाकी जगह कहाँ पे गलती है, क्योंकि ये सवाल है तो क्वेश्चन मार्क इसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लाजमी होते हैं, तो इन दोनों में क्वेश्चन मार्क नहीं था, एक में ही था, तो ये वाला करेक्ट है। इसमें बहरहाल सेड लगा हुआ है, इस सेड की वजह से भी ये इनकरेक्ट है, सही है, सेड नहीं होता, क्वेश्चन मार्क वाले जुमले में आस्क होता है। अच्छा देखिए, अब इंग्लिश के 10 हो गए, इतने मुश्किल नहीं थे। अगर किसी ने ईटा की तैयारी अच्छे से की है, कुछ वो वहाँ से भी कर सकता है, और मैंने जितनी तैयारी जो है वो अभी तक एसएसटी को अभी तक जितनी करवा दी है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, एसएसटी की क्लासेस चल रही हैं, बहुत थोड़ी क्लासेस हुई हैं, सही है, लेकिन उसके अंदर मैंने ये इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें करवा दी हैं अभी तक। तो एफजीआई वालों को भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे से मैं इंग्लिश तैयार करवाऊंगा, तो इंग्लिश में 20 के 20 नंबर लेना इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। अच्छा, अब जनरल साइंस है, देखें जनरल साइंस की तैयारी भी मैं इंशाल्लाह अच्छे से करवाऊंगा। वैसे जनरल साइंस मैंने ईटा को 10 तक तैयार करवाई है, 4 से लेकर 10 तक। यहाँ पे मुझे 9-10 से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली, ज़्यादा मुझे मिडिल लेवल की चीज़ें ही मिली हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल
इसकी तैयारी हम बहुत अच्छे से करेंगे, साइंस की भी। द रिमेन्स ऑफ ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पास्ट, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मर जाते हैं, सही है, प्लांट्स और एनिमल्स, ये जब मरते हैं ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे इनकी डिकम्पोजिशन होती है, फिर उससे जो है वो आगे पूरा प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, पेट्रोल बनता है सारा, सही है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये। तो इनको कहते क्या हैं, फिलहाल ये यही पूछ रहा है कि कहते क्या हैं, तो इनको फॉसल्स कहते हैं। फॉसल फ्यूल का नाम भी आपने सुना होगा जो इससे बनते हैं। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, ये देखें सेटेलाइट, ये जो आपका सेटेलाइट वाला चैप्टर है आखिर में होता है, जिसमें अर्थ, मून, सन, सही है, आवर यूनिवर्स के नाम से भी है, ईटा में भी आपने देखी होंगी चीज़ें, वहाँ से प्लैनेट्स, ये सारी डिटेल उसमें है, सही है, तो गैलेक्सीज की, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है अर्थ और मून का भी वहाँ पे मौजूद है, सही है, मैंने करवाया हुआ भी है, 3,84,400 किलोमीटर है, सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, गोबी डेजर्ट अब देखें साइंस में डाला हुआ है, साइंस में भी इस तरह की जनरल इन्फॉर्मेशन भी होती है, अब ये जनरल नॉलेज का भी है, लेकिन डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें साइंस के अंदर भी हैं, इकोसिस्टम में आ जाती हैं, सही है। अच्छा, तो गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, ये मंगोलिया में ज़्यादा ऐसा इसका मंगोलिया में ही है, सराय गोबी, सही है, ये जो मंगोल कौम भी जहाँ पे है, लेकिन चाइना में भी है, सही है, चाइना और मंगोलिया साथ साथ ही हैं, मंगोलों ने चाइना को फतह भी किया था, चाइना एंड मंगोलिया, सही है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, देखें अब 3 स्केल हैं, ये मैंने पढ़ाई भी हैं, इंशाल्लाह दोबारा भी इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। एक्स जो है वो सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है। सेल्सियस 0 से लेकर 100 तक होता है, पानी जो है फ्रीजिंग पॉइंट 0 है और बॉइलिंग पॉइंट 100 है। फ़ारेनहाइट जो है वो 32 से शुरू होता है और 212 तक होता है, तो ज़ाहिर बात है सेल्सियस का 0 इसके 32 के बराबर होता है, तो ये 32 है। फ़ारेनहाइट में अगर पूछे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट तो 32 है, सेल्सियस में 0 है। केल्विन शुरू होता है 273 से 373 तक, तो उसमें 273 आ जाते हैं। बहरहाल इसकी कन्वर्जन जो है ये इंशाल्लाह मैंने बहुत अच्छे से करवाई थी ईटा में भी और अभी भी करवाऊंगा। विच कैन बी मेजर्ड बाय ओडोमीटर, अब देखें गाड़ी में एक स्पीडोमीटर होता है, एक ओडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर जो है आपको करंट स्पीड बता रहा होता है कि गाड़ी मोटरवे पे जाती है तो 120 110 होती है, जब कच्चे उस पर आ जाती है रूट पे तो 60-70 हो जाती है, आपने देखा होगा आगे। ओडोमीटर जो है ये गाड़ी की परम, गाड़ी जितना चल चुकी है पूरी ज़िंदगी, सही है, जो गाड़ी की ज़िंदगी है वो बताता है, सही है, यानी कि उसका डिस्टेंस बताता है कि वो कितना चल चुकी है आज तक। तो लोग गाड़ी खरीदते वक्त भी देखते हैं कि जी गाड़ी कहीं ज़्यादा ना चली हुई हो, कम चली हुई हो, तो उसको प्रेफर करते हैं, सही है। वेव्स कॉमनली यूटिलाइज इन द नाइट विजन डिवाइसेस, तो ये होती हैं इंफ्रारेड, सही है। ये देखें वेव्स वाला चैप्टर भी कहीं ना कहीं आपने ईटा में देखा होगा। अच्छा, उसके बाद अदर नेम ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इन ब्लड सेल्स, तो देखें ब्लड सेल में भी पूरा ये ईटा में भी आपने देखा होगा, प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है, इसी तरह रेड ब्लड सेल का भी दूसरा नाम है और वाइट ब्लड सेल का भी दूसरा नाम है, सही है, ल्यूकोसाइट है एक का, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। सेलेक्ट द लाइटेस्ट मेटल, अब मेटल कितने हैं टोटल, मेटल जो है उसमें से अक्सर सॉलिड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लिक्विड भी एक आध एक्सेप्शनल केस में होता है, सही है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो अक्सर जो है गैसियस स्टेटस में या लिक्विड में होते हैं। ये चीज़ें भी इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा। और इसमें लाइटेस्ट पूछा हुआ तो लाइटेस्ट जो है वो लिथियम होता है, सही है। इनके फिर आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम अच्छे से करेंगे। तो अब आते हैं अगले 2 सवाल, थोड़े से बुला रहे हैं लेकिन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, मसला नहीं है। इन विच एलोग्रेथम इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, सही है, ये पूछ रहे एलोग्रेथम में कौन सा एलोग्रेथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में यूज़ होता है, किसके लिए, टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, तो ये होता है नेचुरल लैंग्वेज, उस नाम से ही निकला हुआ है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सही है, आसान है, ऑप्शन इसमें डी जो है वो करेक्ट है, सही है। अच्छा, द नेम ऑफ सेकंड रोबोट विच वाज डेवलप्ड इन 1956 फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड इंटरेक्टिंग विद इट्स एनवायरनमेंट, तो इस रोबोट का पूछ है तो इस यूनीमेट से ये, तो ये देखें थोड़ा सा कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर भी होती है साइंस में, थोड़ा सा कंप्यूटर टच हो गया, फिजिक्स से भी एमसीक्यूज आपने देखे होंगे, बायो से भी, केमिस्ट्री भी, तो ये साइंस में मिक्स होते हैं, सही है। अच्छा, अब पाक स्टडी आ गई है, तो पाक स्टडी में देखें मैंने पाक स्टडी के बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए थे ईटा में, काफ़ी सारे लोगों ने उससे तैयारी की और उसमें
जो है उनसे फ़ायदा भी हुआ है काफ़ी सारे लोगों को। पाक स्टडी के मेरे वैसे लेक्चर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने पाक स्टडी देखी है, देखें तैयारी मैंने करवानी है। एक तो ये तरीका है कि मैं वही नोट्स दे दूँ, बोलूँ कि इससे तैयारी करें, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी हैं जो डिफरेंट भी हैं, तो इसलिए वो नोट्स भी, उनसे भी फ़ायदा होगा। अब देखें ये यूसुफ रज़ा अगलानी, असद कैसर, अयाज सादिक, उमर अयूब, ये करंट अफेयर में आ जाते हैं, अभी 2-2.5 साल पहले की बात है। जबकि जो पाक स्टडी ईटा में थी वो जाके हार्डली आखिर में पीपल पार्टी के दौर पे 2008-10 पे क्लोज हो गई थी, सही है। ये इसमें करंट भी है, सही है, बहुत लेटेस्ट चीज़ें भी हैं, तो इसलिए मैं बाकी चीज़ें भी ऐड करूँगा, फिर आपको तैयारी करवाऊँगा पाक स्टडी की। अच्छा, फेमस अलाहाबाद सेशन कब हुआ था? 1930 में, आसान है, सही है। व्हेन वाज द 18 अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय नेशनल असेंबली? 18वीं अमेंडमेंट जो हुई थी बहुत मशहूर है कौमी असम्बली से, सही है, जिसमें सूबों को अख्तियारात भी दिए गए थे एक्स्ट्रा। KPK का नाम चेंज हुआ था, सराज से KPK हो गया था, और इसके अलावा भी काफ़ी मशहूर ये तरमीम आइन के अंदर, सही है। अभी तक 26 हो चुकी हैं, ये 26 वाली आखिरी आपने देखी होगी, इसका भी बड़ा जो है तनाज़ा बना हुआ था। तो बहरहाल ये 18वीं जो है ये पीपल पार्टी का दौर था जो 2008 से 13 तक था, सही है। फिर 13 से 18 तक मुस्लिम लीग नून का था, 18 से 22 तक इमरान खान का था, फिर 22 के बाद अभी तक शहबाज शरीफ है। तो ये जो है 2010 में हुई थी और 10 में अप्रैल में हुई थी, सही है, ये आपने नोट करना है। हु वाज इलेक्टेड एज स्पीकर नेशनल असेंबली? 2024 के इलेक्शन, देखें कितनी लेटेस्ट इसमें वो है, क्योंकि ये पेपर 2025 का है, उसमें 2024 का सवाल आया है। तो अभी आप 2025 में देंगे तो ये भी आ सकते हैं कि ये भी जो इंडिया और पाकिस्तान का तनाज़ा हुआ है, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था, सही है, और इंडिया वाले ऑपरेशन का क्या नाम था, संदूर, और पाकिस्तान वाले का क्या नाम था, सही है। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको करवाऊंगा, सही है, ये करंट अफेयर में आ जाते हैं। तो ये अभी जो है वो कौन है? अयाज सादिक है, सही है, स्पीकर नेशनल असेंबली का। सेनेट का कौन है ये आपको पता होना चाहिए, यूसुफ रज़ा गिलानी है चेयरमैन सेनेट, सही है। सदर कौन है? चारों सूबों के वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला कौन है, वज़ीर-ए-आज़म कौन है? वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, सदर जो है हेड ऑफ द स्टेट होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। द लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय, ये हिस्ट्री का सवाल आ गया। ये देखें फजलुल हक, जितने सवाल हिस्ट्री के हैं वो सारे मेरे नोट्स में कवर हैं ऑलरेडी, मैं वहीं से आपको तैयारी करवा दूंगा, लेकिन जो करंट अफेयर वाले हैं उनको मैं अलग से ऐड करूंगा, सही है। एन एंशिएंट फोर्ट विच इज एक्सेप्टेड बाय एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस एंड इंडिकेट? देखें ये कौन सा मशहूर किला है पाकिस्तान का जो यूनेस्को का हिस्सा है और किस सूबे में है? तो देखें इसमें मशहूर जो किला है ये रोहतास फोर्ट जो है, ये किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने बनाया था, जेलम में है, सही है। पंजाब तो है ही है, पंजाब के अंदर भी अगर पूछा जाए तो जेलम में है। आप अगर GT रोड से आते हैं, अब तो ज़्यादा लोग मोटरवे से आते हैं, अगर लाहौर से पिंडी आ रहे हो तो रास्ते में जब आप जेलम के करीब या जेलम में पहुंचते हैं तो इसका बोर्ड भी लगा हुआ है, मेन GT रोड से कोई 8-10 किलोमीटर के फासले पे है, सही है। रोहतास पुराना किला है, बहुत मशहूर किला है। इसके अलावा जो है वो अटक किला भी है, अटक किला जो है वो अकबर ने बनाया था, ये आया था PMS में, अभी जो PMS हुआ है KPPSC का, अटक किले का। बहुत से लोगों ने उसमें शेरशाह सूरी किया होगा, लेकिन शेरशाह सूरी ने ये बनाया था और अकबर ने वो बनाया था, सही है। तो ये आपको पता होने चाहिए। द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के कितने मेंबर हैं? देखिए जो ईटा वाली बुक थी, कहीं से चीज़ मिल जाए तो देखें नॉलेज जो है खासतौर पर पाक स्टडी ये अपडेट होता रहता है। तो आपको वही पुराने नोट्स मिलें ईटा वाले 2017-16 की बुक को आप उसमें से याद कर लें। ये जो सेनेट थे इसके मेंबर्स चेंज होते रहे हैं, ये 104 भी हो गए थे एक टाइम पे, सही है। अब 104 का ऑप्शन ही नहीं है इसमें, ईटा वाली बुक आप पढ़ेंगे उसमें 104 होगा, क्योंकि 104 थे जब तक फाटा मार्ज नहीं हुआ था। फाटा की सीटें अलग थी, ये हर सूबे को, इसमें हर सूबे की बराबर की नुमाइंदगी होती है सेनेट में, सही है। तो जब तक फाटा KPK का ऐसा नहीं था तो ज़ाहिर बात है उसको अलग से देनी थी सीटें, वो अलग थी। जब वो KPK का ऐसा बन गया तो उसकी सीटें KPK में जम हुई और सीटें ज़्यादा से कम हो गई, सही है, 104 से 96 हो गई, तो अभी इसकी 96 सीटें हैं, सही है। पाकिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का 1947 में ऐसा बन गया था, 14 अगस्त 1947 को बना है, तो जल्दी ही आगे सितंबर में उसका ऐसा बन गया था, सही है, 30 सितंबर को, सही है। अभी जो है सितंबर ही चल रहा है, 31 तो होते ही नहीं है सितंबर में, आखिरी डेट 30 ही होती है सितंबर की, तो उसको बन गया था। अच्छा, न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान वाज, ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मैप है, सही है, ये अनवील्ड कब हुआ था, कब जो है ये बना था, इसका पूछ रहे। तो इसमें देखें
5 अगस्त जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 5 अगस्त कश्मीर के हवाले से जब 2019 में कश्मीर का स्टेटस ख़त्म कर दिया गया था। 5 अगस्त भी आपने याद रखनी है, इमरान खान की हुकूमत थी और जब फिर कहा गया था सबको कि वो इस पे एहतजाज करें और 1 घंटा खड़े हों या इस तरह का कोई बहरहाल एहतजाज की कोई सूरत पैदा हुई थी। तो 4 अगस्त उससे अगले ही साल एक दिन पहले 4 अगस्त 2020 को ये मैप चेंज हुआ था। सही है। अच्छा, करंटली द स्टेटस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित जो है उसका स्टेटस क्या है? वो सूबा है। बहुत से लोग सूबे में शुमार करते हैं, गलत है। सूबे पाकिस्तान के अभी 4 ही हैं। गिलगित हो गया या कश्मीर हो गया, वो सूबे नहीं है अभी। गिलगित का जो स्टेटस है वो सेमी प्रोविंशियल है। सेमी का मतलब होता है नीम सूबा। जिस तरह सेमी यूनिवर्सिटी होती है, सेमी जो है वो कहते हैं जी ये यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी है? कुछ यूनिवर्सिटीज़ आर्मी की होती हैं, कुछ जो है वो सिविलियंस की होती हैं। तो कहते हैं कि जी ये सेमी यूनिवर्सिटी है, यानी कि एक पार्टनरशिप होती है बीच में आर्मी की और सिविलियन की। सही है। इस तरह भी होता है। द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? फैसलाबाद है। देखिए कराची में भी है लेकिन टेक्सटाइल का सबसे ज़्यादा काम फैसलाबाद में होता है। सही है, मशहूर है। इस तरह खेलों का जो सामान है वो बनता है सियालकोट में, फुटबॉल और दूसरी तीसरी चीज़ें। सही है। अच्छा, अब देखें ये हो गया पाक स्टडी भी। अब आते हैं मैथ पे। मैथ में पहला सवाल है, एफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। मैथ की तैयारी में अपनी क्लास को कराऊंगा लेक्चर से। मेरे पास नोट्स भी हैं, 300 सफ़े के नोट्स हैं। पूरी चौथी से लेकर 8वीं तक रिव्यू एक्सरसाइज एक एक हल करके मैंने नोट्स बनाए थे। 300 से ज़्यादा पेज हैं, लेकिन इतना ना आपके पास टाइम है और दूसरा मैथ समझने का तरीका होता है लेक्चर से। तो मैं आपको इसके रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा। एफ एंड बी आर डिसजॉइंट। अब देखें सेट्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। डिसजॉइंट का मतलब नाम से ही ज़ाहिर है जिसका आपस में कोई जॉइंट ना हो। सही है, यानी कि एक ए सेट है उसमें 1 2 3 हो और बी में 4 5 हो, कोई कॉमन ना हो। तो उसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन होते ही कॉमन के लिए। यूनियन का मतलब होता है एक में 1 2 3 है, दूसरे में 4 5 है, तो यूनियन हो जाएगा 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन कॉमन होते हैं, एक में 1 2 3 है, दूसरे में 2 3 है, तो 2 3 कॉमन है। जब दो सेट डिसजॉइंट है, उनका कोई मुश्तरका है ही नहीं है, तो उसका इंटरसेक्शन फिर क्या है? जीरो कह लें या इम्पिटी कह लें। सही है, ऑप्शन ए। सम ऑफ द डिविएशंस ऑफ द वेरिएबल वाई फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू डिविएशन ऑफ वाई फ्रॉम इट्स मीन, ये होता है जीरो के इक्वल। सही है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने ऊपर तकसीम होते हैं या एक के ऊपर। सही है। और जीरो और एक ना प्राइम होते हैं ना कॉम्पोजिट होते हैं, ये याद रखने। बहुत से लोग एक को भी प्राइम में शुमार करते हैं। प्राइम प्राइम की शर्त है कि वो एक पे भी तकसीम हो और अपने ऊपर भी। एक तो खुद एक पे तकसीम हो रहा है, वो बहरहाल वो नहीं है प्राइम ना, वो कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट तो खैर हो ही नहीं सकता। कॉम्पोजिट में कम से कम अपने अलावा एक के अलावा एक और पे भी तकसीम होना चाहिए। तो प्राइम शुरू होते हैं 2 से। सही है, 2 प्राइम है, फिर उसके बाद कौन सा है? उसके बाद 3 प्राइम है, उसके बाद कौन सा है? 4 नहीं है। अब 4 देखें खुद पे भी तकसीम हो रहा है, 2 पे भी हो रहा है, एक पे भी हो रहा है। उसके बाद 5 है, उसके बाद कौन से? 6 नहीं है, 6 कॉम्पोजिट है। उसके बाद 7 है, उसके बाद कौन से? 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। सही है। तो पहले 5 की एवरेज क्या है? अब इसको गिन लें। 11 7 18 23 26 28। 28 बन गया। 28 को 5 पे तकसीम करें। 28 को 5 पे तकसीम करें तो ये आ जाएगा 5.6 करके देख भी लें। सही है, ये इसका आंसर है। सिंप्लीफाइड 2, यानी कि 2 का जो है वो क्यूब है और साथ 3 का स्क्वायर है। 2 का क्यूब मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 बन जाएगा, और 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 9 बन जाएगा। तो 8 और 9 को फिर दोबारा मल्टीप्लाई करें, दरमियान में मल्टीप्लाई है तो ये 72 बन जाएगा। देखें आसान है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा एक एक सवाल के अंदर 2 लॉजिक्स हैं। इसमें अब प्राइम नंबर भी किसी को पता होता तो ऊपर वाला कर सकता था, एवरेज निकालना तो बहुत आसान है। और नीचे वाले में देखें ये स्क्वायर निकालने का तरीका भी आना चाहिए और मल्टीप्लाई का भी। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो। रेशियो क्या है? 3 4। देखें ये रेशियो, ये सारे सवाल मैंने करवाए हुए हैं ईटा में भी, इंशाल्लाह अभी भी करवाऊंगा। ये कोई इतने हाई लेवल के सवाल नहीं होते। 3 4 7 और 5 12 ऐसे करने हैं। इफ द पेरीमीटर इज 24, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड। सही है, कहते हैं कि 3 साइडें हैं, उनकी रेशियो दी हुई है 3 4 और 5। सही है, जिस तरह ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। सही है, तो एक जो है वो एक 5 है, एक 4 है, एक 3 है। 5 वाली सबसे बड़ी है, उसका पैरामीटर 24 है। पैरामीटर ट्रायंगल की तीनों साइडें जमा कर रहे हैं तो पैरामीटर बनते हैं। रेक्टेंगल का क्या है? स्क्वायर का क्या है?
ये बहुत लंबा हो जाएगा इंशाल्लाह, इस पे मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा अपनी क्लास को। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सही है। इस पे मैंने अलग से वीडियोस भी बनाई थी, लेक्चर भी बनाए थे। अब देखें, 3 साइडें हैं, 24 पैरामीटर है, 5 वाली सबसे बड़ी है। इस तरह बाज़ औक़ात 3 बंदों का ऐसा भी कह रहा होता है कि 1 लाख रुपया है तीनों का, एक की ये रेशो है, कि ये है, कि ये है, तो 5 जिसकी रेशो है उसका कितना हिस्सा बनता है, इस तरह भी होते हैं। तो इसका तरीका ये है कि ये 3, 4 और 5 को जमा करें, 12 बन गया, 12 ऐसे बन गए, और टोटल पैरामीटर कितने, 24। तो इसका मतलब है 24 टोटल है, 12 ऐसे हैं, तो हर एक हिस्से में 2 आना चाहिए। तो 5 सबसे बड़ी साइड का पूछे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, सही है। 10 इसका हो जाएगा, 8 इसका हो जाएगा, 6 इसका हो जाएगा। बहरहाल अच्छा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर, 5 नंबर है, उसकी एवरेज निकालनी है। अभी एवरेज आपको निकाल के दी है, सही है। लेकिन इसमें ट्रिक ये है कि ये 0 0 वाले बेशक नंबर ऐड नहीं होंगे, कोई इनका फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टोटल में इनको भी ऐड करना है। ये ना हो कि 0 0 को निकाल ही दें, सही है। 4 और 10 14 और 5 19 और 5 24, 24 टोटल बन रहा है। और नंबर टोटल कितने हैं, 4 पे नहीं करना, 6 पे करने हैं। 0 0 वाले बीच में टोटल में शामिल होंगे, सही है। तो 24 6 4 आंसर आ गया। अब उसने इतना अगर थोड़ा सा सियाना होता तो 6 का ऑप्शन भी यहाँ डाला हुआ होता, ताकि अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई 4 से तकसीम कर लेता तो 6 आंसर आ जाता। बहरहाल रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन, प्रोबेबिलिटी पे देखें ईटा में भी था, मैंने ये करवाया है, इसके ऊपर लेक्चर भी बनाया था। प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है 0, कोई काम ना हो तो 0 है, और कोई काम हो जाए तो 1 है, और इसके दरमियान भी होती है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे कि रेंज क्या होती है, तो 0 और 1 के दरमियान, सही है। इफ अ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर -5 0 देन इट लाइज इन, देखें ये क्वाड्रेंट जो है वो, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और चौथा है। अब वो कह रहे हैं कि 2 नंबर हैं, एक -5 और एक 0 है। -5 x -5 है, x -5 किधर होगा, x इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो -5x यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5, सपोज ये। और y क्या है, y तो 0 है। जब y 0 है तो बस ये यहाँ पे ये डार्ट लग गया, सही है, y 0 है। तो अब ये -5 और y कहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं कर रहे, क्योंकि y 0 है, तो ये एक्सिस पे इधर ही लाई करें। कौन से एक्सिस पे कर रहे हैं, x एक्सिस पे, सही है। बहुत आसान है, ये सारा मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कराऊंगा। क्वाड्रेंट्स 1 2 3 4, पॉजिटिव नेगेटिव सारा। अच्छा, अब कहते हैं कि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब कहते हैं कि ए का 20% बी के 80% के बराबर है। तो ये इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, ए का 20% का मतलब है 0.2 ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, 80% बी के, 0.8 बी। अब इक्वेशन मैंने आपको बना के बता दी है। अब इसमें जैसे देखें, ए या बी में से एक की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 0.2 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड होगा तो ए इज इक्वल टू 4b हो जाएगा, सही है। 0.2 को डिवाइड कर देंगे, इधर से 0.2 हट जाएगा, इधर आके डिवाइड होगा तो ये 4 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 4b हो जाएगा। अब ए इज इक्वल टू 4b में से b की वैल्यू निकालनी है, जो b इज इक्वल टू a बाई 4 हो जाएगा, और उसको उठा के पुट कर लें इक्वेशन के अंदर तो निकल आएगा बहुत आराम से, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द एरिया ऑफ अ सर्कल इन टर्म ऑफ सी इट्स सर्कमफ्रेंस। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल होता है, एरिया आपको सबके पता होना चाहिए, सर्कल का भी और जितनी भी शेप्स हैं सबका एरिया पता होना चाहिए। मैंने करवाया हुआ है, इंशाल्लाह अभी भी बहुत अच्छे से करवाऊंगा। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। अब वो कह रहे हैं कि क्या मालूम करें, इन टर्म ऑफ सी, सर्कमफ्रेंस में मालूम करें। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर है। अब इसमें से आर की वैल्यू निकाल लें, आर हो जाएगा सी बाय 2 पाई हो जाएगा। सी बाय 2 पाई को उठा के, आर इज इक्वल टू सी बाई 2 पाई है, तो उसको उठा के इधर पुट कर दें आर की जगह, तो निकल आएगा एरिया, सही है। आसान है, मुश्किल नहीं है। देखें मैथ भी आसान है। अभी तक जितने एमसीक्यूज हुए हैं, अगर किसी ने मेरे साथ तैयारी की तो उसमें से इसको कोई भी गलत नहीं करना चाहिए, सही है। अच्छा, अब देखें पेडागोजी आ जाती है। पेडागोजी में भी 10 एमसीक्यूज हैं। ये वाली पेडागोजी ईटा से आसान है, सही है। इसके मैं आपको अभी जो है वो आंसर बताता हूँ सारे 10। पेडागोजी के मेरे लेक्चर्स भी हैं, ईटा वाले भी हैं, वहाँ से भी तैयारी करवाऊँगा। नोट्स भी हैं, नोट्स भी दूंगा इंशाल्लाह। इसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से होगी। इसको प्रोफेशनल का नाम भी इन्होंने दिया हुआ है।
अच्छा, पेडागोजी में पहला सवाल है, विच थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड प्ले एंड लर्निंग। प्ले एंड लर्निंग और ये सोशल इंटरेक्शन की कौन सी थ्योरी है? तो ये है वाइगोट्स्की की। सही है। इसमें डिफरेंट देखें, सेगमेंट फ्राइड जो है ये इसकी अलग थ्योरी है, इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसने कॉन्शियसनेस पे, अनकॉन्शियसनेस पे, ईगो पे, इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है। विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इनकरेज स्टूडेंट टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड ड्रा कंक्लूजन। तो ये जो है वो इनकरेज करती है स्टूडेंट को एनालाइज करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को ड्रा कंक्लूजन। तो ये इंक्वायरी बेस, इंक्वायरी में ज़ाहिर बात है कंक्लूजन भी निकलते हैं और ये एनालाइजेशन सारी होती है। द नेशनल स्टैंडर्ड डेट आउटलाइन लर्निंग एक्सपेक्टेशंस फॉर द स्टूडेंट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड्स। सही है, स्टैंडर्ड्स कहते हैं उसको। विच क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व डिवाइडिंग स्टूडेंट्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स टू कंप्लीट अ टास्क। स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करना और बच्चों को कहना कि मिलजुल के हल करें काम, तो वो होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव का मतलब ही है। सही है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। तो प्राइमरी गोल क्या है इफेक्टिव रूम का? तो ये होता है टू क्रिएट अ सेफ, पॉजिटिव एंड कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। सही है। अच्छा, विच टाइप ऑफ असेसमेंट प्रोवाइड्स ऑनगोइंग फीडबैक टू इम्प्रूव। ऑनगोइंग जो होता है लेक्चर के दौरान जो फीडबैक होता है उसको कहते हैं फॉर्मेटिव। सही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो बाद में होती है आफ्टर लेक्चर उसको कहते हैं समेटिव। समेटिव का मतलब है सम, उसको इकट्ठा करना। सही है, बाद में। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस इन पर्सन इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट्स। तो ये कौन सा होता है? ब्लेंडेड। ब्लेंडेड कहते हैं चीज़ों को एक जगह जम करना, इकट्ठा करना। सही है। विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस, कंबाइन से निकला ज़ाहिर बात है। विच पेडागोजिकल अप्रोच एम्फसाइजेस डेवलपिंग स्टूडेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल। इमोशनल सोशल वाला कौन सा होता है? सोशल इमोशनल, सोशल इमोशनल लर्निंग। आसान है ये, देखें ऊपर पढ़ के आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ के समझ लें तो नीचे बहुत आसान हो जाता है उसको पिक करना। व्हाट इज द की प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल कौन सा होता है? वो ये होता है कि लेक्चर्स आर डिलीवर्ड इन क्लास एंड एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड एट होम। सही है। या टीचर स्पेंड मोस्ट, देयर इज नो डिस्टिंक्शन। तो ये पहले वाला होता है। सही है इसमें। अच्छा, इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पीबीएल स्टूडेंट्स एंगेज इन प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर देम टू passively receive information from the teacher, actively investigate a topic and solve problem, memorize facts या work independently। तो ये है actively investigate a topic and solve problem। तो देखें पेडागोजी बीटा से बहुत आसान है। इसके मेरे नोट्स भी हैं, लेक्चर्स भी हैं, ये मैं प्रोवाइड करूँगा। बाकी मैथ्स की तैयारी कैसे करेंगे, इंग्लिश की, सारा मैंने आपको बता दिया है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करें। 20-22 दिन में इंशाल्लाह आखिरी दिन तक तैयारी करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। पास पेपर भी सारे हल कराऊंगा। पास पेपर के अंदर से ही मैं एक सवाल देख के, यानी कि उसके साथ आपको 10 और बता सकता हूँ कि कैसे। अब देखें इसका, जब मैं आपको दूसरा पेपर सॉल्व कराऊंगा तो आप देखेंगे कि टॉपिक सारे यही हैं, टॉपिक सारे यही हैं। उसमें भी एंटोनिम है, वर्ड डिफरेंट है, सिनोनिम है, कोई और वर्ड है। उसमें भी पाक स्टडी के यही टॉपिक्स हैं। सही है। कुछ करंट अफेयर्स हैं, कुछ हिस्ट्री से हैं, कुछ पाक स्टडीज हैं, और उसमें भी साइंस के यही टॉपिक्स हैं। टॉपिक सारे सेम होते हैं। मैं एक टॉपिक पकड़ूंगा इंशाल्लाह, उसमें से जितनी चीज़ें बन सकती हैं वो सारी आपको बता दूंगा। तो इस तरह हम बहुत अच्छे से इंशाल्लाह इसकी तैयारी मुकम्मल कर लेंगे।